आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं जीएस लर्निंग जर्नी, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के मेमोराइजेशन की बात करेंगे और मेमोराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करेंगे विथ मैप। साथियों, आप सभी ने ऐसा पाया होगा कि जब कभी भी आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एक मुद्दा हमेशा आपके सामने रहता होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें रह नहीं पाती होंगी। तो क्यों ना हम एक बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेशन की शुरुआत, इस सीरीज की शुरुआत करी जा रही है। और इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो साथियों, चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए इस लर्निंग जर्नी में। एक और बात ध्यान में रखना साथियों कि जब भी कोई चीज़ आपके सामने पूरी तरीके से प्रदर्शित हो जाए तो थोड़े समय के लिए वीडियो को पॉज करना है और अपनी आँख बंद करके जितने भी फिगर आपके दिमाग में अभी तक सामने आएंगे उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं इस लर्निंग जर्नी की। साथियों, इस सेशन की शुरुआत हमें जियोग्राफी से करनी चाहिए। अब जियोग्राफी से इसलिए करनी चाहिए कि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या कोई करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो उन सबका किसी न किसी प्लेस से रिलेशन होगा। और यदि आपकी ये जियोग्राफी का पोर्शन स्ट्रांग होगा तो उन सभी सब्जेक्ट को इसके मैप के द्वारा रिलेट करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपको आपके दिमाग में छपेगी। इसलिए हमें इस सेशन को जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं और करना भी चाहिए। बढ़ते हैं जियोग्राफी में। और साथियों, जब आप जियोग्राफी में बढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ जियोग्राफी के बेसिक और जो टर्मोलॉजी है उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टर्मोलॉजी जो हमें समझनी चाहिए वो डायरेक्शन का एक नॉलेज। आप में से बहुतों को होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब भी आप डायरेक्शन की बात करेंगे कि तो ऊपर की तरफ ये उत्तर, इधर पूर्व, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इस तरीके से। और थोड़ी डायरेक्शन की और बात कर लें तो एक डायरेक्शन इनके बीच से भी ऐसे ही हो जाएगा और ठीक एक डायरेक्शन इस तरीके की भी बात होती है। अब इनका क्या मतलब है आप देखेंगे तो ये पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच है, तो इस डायरेक्शन का नाम इसी के आधार पर पड़ जाता है, पश्चिमी उत्तरी, है ना। उसी प्रकार जब आप यहाँ आएंगे तो इसे उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं। उत्तरी और क्या, पूर्वी। इसे पूर्वी उत्तरी भी कह सकते हैं या इसे उत्तरी पश्चिमी भी कह सकते हैं ना, बस समझना। उसी प्रकार यहाँ पे जब आप आएंगे तो पश्चिमी, दक्षिणी और यहाँ दक्षिणी पूर्वी। तो ये डायरेक्शन एक बार मैं चाहूँगा कि इस मैप को आप अपने दिमाग में, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और आंख बंद करके इसको अपने दिमाग में सेटल कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का मॉडल, और उसी ग्लोब पे ये बना हुआ मैप है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो अपनी है ना, लगभग गोलाकार है। और अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये समझिए कि ये पीछे से कट लगाया गया है, यानी कि ये सिरा और ये सिरा एक दूसरे से अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो ये अपना ये भी जुड़ेगा और इधर से ये भी जुड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि कट लगा के इसको थोड़ा सा फैलाया गया है। और इस प्रकार जब आप इस पृथ्वी पे देखते हैं तो बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ेंगी इस मैप पे भी। कुछ रेखाएं आपको यूँ दिखाई पड़ रही हैं, यूँ ऐसे क्षैतिज रेखाएं। अगर हम ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा जा रही है, अगर देखा जाए इसी के तहत अगर पृथ्वी को कट लगा दिया जाए तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देगी। एक इधर का हिस्सा हो जाएगा और एक इधर का हिस्सा हो जाएगा।
और साथियों चूंकि ये पृथ्वी एक गोला है तो ये गोला को आधा कर रही है, तो ये भी गोलार्ध हो जाएगा और ये भी गोलार्ध हो जाएगा। अब ये गोलार्ध हो जाएगा तो इस वाले गोलार्ध को, चूंकि अब इसके ये किधर है, उत्तर में है, तो इसे आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझते हैं, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और चूंकि इस लाइन के इधर है इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और साथियों एक और टर्मिनोलॉजी आपको समझना है कि इस तरह की जितनी रेखाएं हैं, जैसे इसमें आपको दिखाई पड़ रही है ये सारी रेखाएं, इन सभी को आप अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, इस रेखा को आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या इसी रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति क्या है, इसको 0 अंश अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 0 अंश अक्षांश रेखा। अब थोड़ी सी अगर बात यूँ करें कि कुछ रेखाएं ऐसे हैं, जैसे इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बहुत बढ़िया देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी ढेर सारी रेखाएं आप देखेंगे कि ध्रुवों को मिलाती हुई ऐसी ढेर सारी रेखाएं हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं। और एक क्षण के लिए अगर देखिए ना, अगर ये इस देशांतर रेखा से भी पृथ्वी को कट लगा दिया जाए तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देगा, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। तो ये चूंकि इस रेखा के इधर पूर्व में है तो इसे पूर्वी गोलार्ध कह लेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसे क्या कह लेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन आप इसको और इसको दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको ये वाला गोलार्ध आपको दिखता हुआ मिलेगा, ये वाला है ना, ये वाला गोलार्ध आपको दिखता हुआ मिलेगा, है ना ये। तो इसको आप क्या नाम देंगे, जैसा कि आपने डायरेक्शन में पढ़ के आया है अभी, तो इसको आप नाम देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, है ना। क्या नाम देंगे आप, बहुत बढ़िया, इसको आप नाम देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा उत्तरी पूर्वी में पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार इस वाले गोलार्ध को, ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा, है ना। उसी प्रकार ये जो हिस्सा पड़ेगा इधर, ये पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में पड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध। फिर इस वाले हिस्से में आप आएंगे तो इसे क्या देंगे नाम, बहुत बढ़िया, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब साथियों कुछ और छोटी टर्मिनोलॉजी, जैसा कि आपने गोलार्ध समझा, अक्षांश रेखाएं समझी, देशांतर रेखाएं समझी, और ये अक्षांश रेखा जो 0 बिल्कुल पृथ्वी के मध्य जा रही है तो इसको हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसे 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब इसी प्रकार से बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जो इस रेखा के उत्तर में हैं, ये उत्तर में है, और कुछ रेखाएं इधर हैं दक्षिण में, कुछ रेखाएं किधर है, इधर दक्षिण में है। तो जो उत्तर में रेखाएं हैं ना, आप उनके साथ, उनका वैल्यू तो रहेगा ही, लेकिन उनके साथ नाम जुड़ जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है इनके साथ नाम जुड़ जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो इसमें 2 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है अभी के लिए। एक है आपकी कर्क रेखा, यानी कि अगर हम ये माने, इस रेखा को ही मान ले कि उत्तर में, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में जिसकी वैल्यू है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, यानी कि जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होगी उसको आप कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, मान लीजिए कि ये है, तो इसको आप मकर रेखा के नाम से जानेंगे। इसको क्या नाम दिया जाता है, मकर रेखा। याद आ रही साथियों। अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो देशांतर रेखा है, जिसे आप 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा, तो कुछ रेखाएं तो इस 0 अंश देशांतर रेखा के पूरब में भी होंगी, पूरब में होंगी, ये सारी की सारी ऐसे ऐसे आ रही हैं ना, और कुछ पश्चिम में होंगी। तो जो पूरब में हैं उन्हें उनकी वैल्यू के साथ पूर्वी देशांतर लग जाएगा, और जो पश्चिम में हैं उनके वैल्यू के साथ पश्चिमी देशांतर रेखा नाम लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है साथियों। अब समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है कि थोड़े समय के लिए वीडियो को पॉज करेंगे
और अपने माइंड में एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे आपको याद होती चली जाएंगी, ये चीज़ें बहुत ही रोचक लगेंगी। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि ये गोलार्ध क्या है। क्या आपका माइंड जवाब दे रहा है? गोलार्ध क्या है? अक्षांश रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाओं का क्या मतलब है? फिर ये भूमध्य रेखा क्या है? फिर विषुवत रेखा, कर्क रेखा का क्या मतलब है? और फिर साथियों मकर रेखा। बिल्कुल आपका माइंड जवाब दे रहा होगा। इसी तरीके से रिवाइज करना है। फिर दिमाग में बैठाना है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और फिर दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। फिर ये एक डाटा आपके दिमाग में रखिए कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है? बहुत बढ़िया। और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध का क्या मतलब? और ये 0 अंश अक्षांश रेखा का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ साथियों कि ये सारी बातें, सारे फैक्ट आपके दिमाग में सेटल हो रहे होंगे। एक बार और पॉज करेंगे वीडियो को और रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर आप सोचें, आप थोड़ा विचार करें कि अगर पृथ्वी को वायुमंडल से, यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो हमको पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर 2 प्रकार की चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ऐसा हिस्सा पृथ्वी का नज़र आएगा जिसमें जल ही जल भरा होगा, और दूसरा हिस्सा ऐसा नज़र आएगा जिस पे स्थल होगा, जल नहीं होगा, स्थल होगा। तो जो हिस्से जल से भरे हैं हम कहेंगे कि वो पृथ्वी का जलीय हिस्सा है, और जो स्थल है वो कौन सा हिस्सा है? स्थलीय हिस्सा है। जो जल दिखाई दे रहा है वो जलीय हिस्सा, और जो स्थल दिखाई दे रहा है वो स्थलीय हिस्सा। और साथियों यहीं पे एक बात अपने दिमाग में सेटल करना है कि जलीय हिस्से के बड़े बड़े भागों को आप किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया, महासागर। अभी हम आगे इसकी ग्राफ में चर्चा करेंगे। और स्थलीय भाग के बड़े बड़े हिस्से को बहुत बढ़िया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, महाद्वीप। ठीक है, तो जलीय हिस्से के बड़े बड़े हिस्से को महासागर के नाम से आप जानते हैं, और स्थलीय हिस्से के बड़े बड़े भाग को किस नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब थोड़ी सी चर्चा अगर आप यहाँ करते हैं, थोड़ी सी एक बात कि हमारा जो ये इंडिया है, जो भारत है, वो एक स्थल है, तो वो कहाँ आएगा, वो कहाँ होगा? तो साथियों जब आप भारत की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं तो ये अगर इसमें देख रहे हैं ना, तो ये है यहाँ पे ये है भारत की स्थिति। ठीक है, ये भारत है। और अगर यही भारत है तो आप देखिए इस रेखा के, यानी इस 0 अंश देशांतर के पूरब में है, और 0 अंश अक्षांश रेखा के किधर है? उत्तर में है। तो अगर हम पूछे कि किस गोलार्ध में पड़ेगा, बिल्कुल नाम आप क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी भारत की स्थिति कहाँ पड़ेगी? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये है स्थिति। ठीक है, अब जलीय और स्थलीय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये किस स्थल का हिस्सा है ना। थोड़ा इसका ग्राफ देखिए आप, इसमें तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इनको अब फ्रेश कर लेता हूँ, फिर थोड़ा आपको समझाता हूँ। अब साथियों जरा इस फिगर को एक बार और ध्यान से देखना है आपको। इसमें जो ये नीला नीला सा दिखाई पड़ रहा है, ये जलीय हिस्सा है, और जो ये इसमें ये इस तरीके से सारे दिखाई पड़ रहे हैं, ये है स्थलीय हिस्सा। यानी कि जलीय हिस्सा और कौन सा? स्थलीय हिस्सा है ना। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें बहुत सारा ये बड़ा बड़ा स्थल दिखाई पड़ रहा है। इसको एक बार दिमाग में आप सेटल करने की कोशिश करें, फिर हम इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आप देखिए इधर भी जल है, और चूंकि मैंने आपको कहा है कि ये कट लगा है, फिर ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये आके इधर वाले हिस्से से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जल और ये वाला जल एक साथ मिलेगा, फिर ये वाला जल यहाँ पे जो है ये बटा हुआ है, फिर ये वाला जल बटा हुआ है, फिर इधर का एक जल बटा हुआ है, फिर इधर जल बटा हुआ है।
ठीक है। और इस हिसाब से थोड़ा अगर हम अगले इसमें बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें ज़रा देखिए ध्यान से। इसमें जो ये स्थलीय हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है स्थलीय हिस्सा जिसे आप एशिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये है ना, ये पूरा एशिया ऐसे ऐसे, ये जो स्थलीय हिस्सा है ये एशिया है। और ये इसके बगल में ये लगा हुआ यूरोप। तो चूंकि बड़े बड़े स्थलीय हिस्से को आप महाद्वीप कहते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और इधर साउथ अमेरिका महाद्वीप, और इधर है अंटार्कटिका। फिर आप जलीय हिस्से की अगर बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसमें जाके मिलेगा, तो ये है प्रशांत महासागर। इसको किस नाम से जानते हैं आप, याद रखने की कोशिश करना है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, इसे आप अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, ये अपना ये इंडिया है जो कि यहाँ है एशिया महाद्वीप में, है ना। इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा है, ये है हिंद महासागर। कौन सा, बड़े आराम से साथियों आपको दिमाग में भी रखना है, बहुत तेज़ी नहीं दिखाना है। हिंद महासागर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी। हिंद महासागर। और ये फिर ये वाला हिस्सा बच रहा है, तो ये चूंकि ध्रुव के पास है ना, तो इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर कह सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर। बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार से ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, इसे आप उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से समझ सकते हैं। तो साथियों दिमाग में सेटल करना है कि जब हम इसके पूरे पृथ्वी के स्थलीय और जलीय भाग को देखते हैं, तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव पे है अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से के साथ इस वाले हिस्से का मैच होगा, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये बीच का जो जलीय हिस्सा है, ये है बहुत बढ़िया अटलांटिक महासागर। और ये जो है भारत के ये नीचे हिंद महासागर, ये दक्षिणी ध्रुव महासागर, और इधर उत्तरी ध्रुव महासागर। अब साथियों भारत की स्थिति की बात करिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ये है अपना भारत। यहाँ पे ये, तो ये जो भारत है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो दिमाग में रखना है कि भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और देखेंगे तो एशिया के दक्षिणी हिस्से में, या दक्षिणी मध्य एशिया कह सकते हैं इसको, है ना। और देशांतर और अक्षांश की दृष्टि से इधर पड़ेगा, और गोलार्ध की दृष्टि से इसे क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा अपने भारत के मैप को दिमाग में सेटल करते हैं। साथियों आप देखिए जरा भारत को, भारत के मैप को आप जैसे ही देखते हैं, तो आपको बड़े आराम से भारत के मैप की एक माइंड में छवि बनाने की कोशिश करनी। ये वाली छवि, थोड़ा इसे मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट छवि आपके दिमाग में बने। पहले स्पष्ट भारत की ये छवि, ठीक है। ये नीचे श्रीलंका दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले इसका अपने दिमाग में इसका एक फिगर बैठाना है। अब भारत को कैसे देखना है आपको साथियों, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे जा रहा है इधर ऐसे, और फिर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इधर ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। ये भारत की बाउंड्री है। तो ये कौन सी भारत की बाउंड्री है, ये स्थल से, स्थलीय बाउंड्री इसको क्या कहेंगे, ये भारत की स्थलीय सीमा है। मतलब कि इधर जो भी चीज़ इससे जुड़ी हुई है ना, वो स्थल से जुड़ा हुआ है। और ठीक भारत में अब आप इधर देखिए, इधर वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो बाउंड्री है ये, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान, भारत को दो तरीके से बाउंड्री बटी हुई है।
ये जो भारत का पोर्शन है, ये जो भारत की सीमा है, ये जलीय बाउंड्री है, जलीय सीमा। तो अभी दिमाग में ये सेटल करना है कि भारत की सीमा दो तरीके से है, जलीय और स्थलीय। जलीय और कौन सी? स्थलीय। और फिगर को अपने दिमाग में अभी के लिए उतारना है। तो यहाँ तक साथियों, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा डाटा नहीं देना है शुरू में, पहले बड़े स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आपको अपने दिमाग में चीज़ों को सेटल करना है। अभी आप इस भारत के मैप को अपने दिमाग में सेटल करेंगे दो तरीके से, स्थलीय सीमा के रूप में और जलीय सीमा के रूप में। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से एक बार फिर पीछे जाएंगे, आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे और हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपनी ये क्लास बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें धीरे धीरे हमारे पास आनी चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आपको आगे बढ़ना है। चीज़ें आपके दिमाग में सेटल होती जाएंगी, इन सभी को फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैप पे अपनी पकड़ बनानी है आपको सबसे पहले। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले सेशन में। और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वर्क आपको पसंद आ रहा है या आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।